अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज आवाज़ दोस्त में हम आपके सामने इसकी तीसरी किस्त पेश कर रहे हैं, और अगर इंट्रोडक्शन को मिला लें तो चौथी किस्त। और आज की जो एपिसोड है आवाज़ दोस्त की, उसको शुरू करने से कबल हम एक डिस्क्लेमर, एक इत्तला आपके सामने रख देना चाहते हैं कि आज की जो नशिस्त है वो गुज़िश्ता तमाम नशिस्तों से यकसर मुख्तलिफ है, और इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी बिल्कुल गुज़िश्ता नशिस्तों से और आइंदा आने वाली नशिस्तों से मुख्तलिफ रखी गई है। इसका जो टारगेट ऑडियंस है आज की नशिस्त का स्पेसिफ़िकली, तो ये एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन की गई है टूवर्ड्स जो हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस है, या जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जितने हमारे अहबाब तरीक़त हैं, पीर भाई हैं या मुस्लिम ब्रदर्स हैं, और या फिर हमारे अगर मुल्क में हैं और हमारे सब कॉन्टिनेंट में हैं मगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं, या जो इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेज़ी अदब में ज़ौक़ शौक़ रखते हैं, या मास्टर्स कर रहे हैं, या एमए इंग्लिश लिटरेचर में या लिंग्विस्टिक्स में करना चाह रहे हैं, या उससे शगफ़ रखते हैं। तो इस तरह के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो हाईली लर्नड, वेल एजुकेटेड जो पीपल हैं, जो अंग्रेज़ी ज़ुबान को, अंग्रेज़ी अदब को अच्छी तरह समझते हैं और या उससे शगफ़ रखते हैं, या बैरून ममालिक वो लोग जो इतना अच्छा उर्दू, अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी का इतनी बेहतर इंसाइट नहीं रखते और मगर अंग्रेज़ी ज़्यादा समझते हैं या बोलते हैं, तो आज थोड़ा सा उनके लिए एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो यानी कि रूमी वर्सेस जो अंग्रेज़ी अदब का सबसे बड़ा जो एपिटोम है, यानी विलियम शेक्सपियर, उसका हम रखेंगे आज इंशाल्लाह आपके सामने। एक जक्सटापोजिशन, एक वीज़ा-वी, एक कंपैरेटिव स्टडी दोनों की, थॉट की गहराई की, और दोनों की इंसानी मुआशरे, इल्म, तहज़ीब के लिए कितनी जो है इफ़ेक्टिविटी या एफिशिएंसी या इफ़ादियत आप कह सकते हैं, या कितनी यूटिलिटी है उनकी हमारी मौजूदा करंट जो ह्यूमन रेस है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। तो कुछ थोड़ा सा रिकैप हमने जो पिछली 3 नशिस्तों में जितना रूमी का मटेरियल पढ़ा है, थोड़ा सा उसको आपके सामने रख देते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में, पहले उसका तर्जमा, और फिर वहीं से हम बात शुरू करेंगे उसकी शेक्सपियर के साथ उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी। तो हाँ, पहले हम 1-2 चीज़ें और भी बता दें कि रूमी तमाम अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस ऑल ह्यूमन रेसेस सेलिब्रेट किया जाता है, ना सिर्फ एज अ पर्सन बल्कि उसका जो डे है, रूमी डे, वो इंटरनेशनली कमेमोरेट किया जाता है 30th of September एवरी ईयर। जबकि शेक्सपियर का कोई इस तरह का दिन किसी लिटरेरी सोसाइटी में या किसी ख़ास कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड की इंटरनल किसी उसमें अगर कैडर में या फैकल्टी में अगर मनाया जाता हो तो होता होगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली कोई इस किस्म का डे कम से कम हमारी नाक़िस इत्तलात के मुताबिक सेलिब्रेट नहीं किया जाता, और न ही अक्रॉस रिलीजन्स या अक्रॉस कल्चर्स उसकी जो स्टडीज़ हैं या उसकी तालीमात को, सिवाय ये कि जो अदबी हल्का है, अंग्रेज़ी अदब से, शेर व अदब से, इंग्लिश लिटरेचर से जो ताल्लुक़ रखने वाला, या ड्रामा से, थिएटर से ताल्लुक़ रखने वाला बतौर ख़ास जो तबका है, उसके लिए ज़रूर, मगर इन जनरल जो है वो इतना लोग उससे रिलेट नहीं करते। इसके अलावा तीसरी बात ये थी कि 2014 में और इससे पहले भी बाज़ सालों में अमेरिका में बेस्ट सेलिंग पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो भी रूमी की पोइट्री को मिला। इसकी ट्रांसलेशंस वहाँ पे इस वक्त कोई 200 या 250 से ज़्यादा ट्रांसलेशंस गुज़िश्ता सिर्फ 100-150 साल के अंदर अमेरिका और यूरोप में अंग्रेज़ी ज़बान में हुई हैं। बाकी जो यूरोपियन ज़बानों में हैं वो तो एक हिस्ट्री है, गुज़िश्ता 600-700 बरस से हो रही हैं। और इसकी बहुत सारी यानी कि ट्रांसलेशंस और ट्रांसपोजिशंस, यानी इसको म्यूज़िकली जो जितना अरेंज किया गया
उसकी भी कोई लिस्ट जो है वो यानी कि इतनी तवील है कि उसका बयान जो है वो इस वक्त मुश्किल है। अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत सारे लोगों ने इसका तर्जमा किया और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो तर्जमा ट्रांसलेशन तो हो सकता है, लेकिन ट्रांसलिट्रेशन जिसे कहते हैं ना, यानी वो अपने किसी दूसरी ज़बान में उस जो सोर्स टंग है, जो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो मैसेज जा रहा है, वो उसको पूरी तरह से अगली ज़बान में जो है उसको वो नहीं कर पाता, ट्रांसलेट नहीं कर पाता। तो ट्रांसलिट्रेशन जिसे कहते हैं वो कम से कम मुझे अंग्रेज़ी में तो बिल्कुल भी कोई ऐसी नज़र नहीं आई। उर्दू में एक दो अच्छे काम हुए हैं, जैसा कि मैंने उस दिन आपको पहली जो नशिस्त थी उसमें भी अनवारुल उलूम का मौलाना आलम अमीरी साहब की जो है इस वर्क का तारुफ़ कराया था। तो ये किसी हद तक करीब है उर्दू ज़ुबान में माना दे देती है किसी हद तक, लेकिन जब तक आप फ़ारसी न सीखें तो वो लज्जत, वो मैजिक जो इसका सहर है वो तो उसका फ़ारसी में ही है। जिस तरह कुरान का, हदीस का जो सहर है वो उसकी अरबियत में है। तो जब तक अनलेस कि आपकी अरबी दानी, अरबी ज़ौक़ वो बेहतर हो जाए तो आप उसका उर्दू या अंग्रेज़ी तराजिम से उतना बेहतर फ़हम नहीं हासिल करते, मगर एक ज़ाहिरी, एक मुतबादर माना, एक मफ़हूम छोटा सा आपको ज़रूर मिल जाता है। तो मैंने वो जो तर्जमे थे उसमें से एक निकलसन का, प्रोफेसर निकलसन, जिसने दाता साहब की कश्फुल महजूब का भी तर्जमा किया और बहुत सारी तसव्वुफ़ की किताबों का और दीन इस्लाम की किताबों का उसने तर्जमा किया है। ग़ालिबन कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड का, बरतानिया की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर था, तो ये इसके वर्क्स में से है। तो उसने तर्जमा किया कि बिश्नु अज़ नए चूँ हिकायत मी खुनेत, वो कहता है लिसन टू द रीड, REED, रीड यानी कि फ्लूट, जो बांसुरी है उसको जो आर्काइक इंग्लिश थी या जो लिटरेरी इंग्लिश है, जो फॉर्मल इंग्लिश है, उसमें रीड कहते हैं। और वैसे जो आपका जो वर्नाकुलर है, जो आपकी जो कंटेम्प्रेरी अंग्रेज़ी ज़ुबान है, तो उसमें उसको फ्लूट कहते हैं। हम लोग जनरली उसको फ्लूट कहते हैं, लेकिन आपको लिटरेरी अंग्रेज़ी में आपको रीड का लफ्ज़ मिलेगा। तो फ्लूट है या रीड है, बांसुरी को कहते हैं। तो कहते हैं लिसन टू द रीड दैट इज़ फ्लूट, लिसन टू द फ्लूट। और ये लिसन जो है ये वो आम लिसन नहीं है, टू हेयर समथिंग जस्ट टू लिसन, नो। ये लिसन आपने उसमें लेना है जिसे कहते हैं ना बी होल्ड, बड़ी वॉचफुल, कॉशियस किस्म की जो लिसनिंग होती है, अटेंटिव लिसनिंग, जिसको आप हाक कहते हैं, HARK, या बी होल्ड से भी आप उसको वो कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। तो आगे कहता है लिसन टू द रीड दैट इज़ फ्लूट, हाउ इट इज़ कंप्लेनिंग, इट इज़ टेलिंग अबाउट separation, rather a series of separations. विष्णु از نه چون حکایت میکنه و از جدایی ها شکایت میکنه. सीना ख्वाहम शरहा از فراقی, बल्कि उससे पहले उसने कहा खेज नेस था मरा बबरीदान از नफीरम मर्द व जन नालीदान, saying, meaning thereby, ever since I was severed from the reed field, that is nes tha, men and women both have lamented in the presence of my shrill cries. از نفیرم مرد و زن نالیدان. फिर कहता सीना ख्वाहम शरहा از فراق تا بگویم شرحدار داشتیا. But I want a heart which is torn apart from separations, from the pain of separation, or rather a constant infliction caused by a series or a number of separations, one after another, so that I'm explaining the pain of yearning. Yearning क्या, जिसे आज की जदीद जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, मॉडर्न इंग्लिश, उसमें क्रेविंग कहते हैं, यानी that is, which is intense feeling of longing for something or someone. फिर आगे कहते हैं anyone who has remained far from his roots seeks a return to the time of his union. वो है ना कि
हर अज़ वस्ल ख़ेश वो वाला शेर है। फिर आगे है कि मन बहर जमइयत नौलों शुदें जुफ्त खुश हौलों बद हौलों शुदें। I lamented and I cried in every gathering that be. I associated or I sat in company of, I associated with those in bad or those in happy circumstances. And juft khushhalan wa badhalan shudam. But everyone became my friend from his or her opinion, from their own perspective, regardless of who actually I am. So they became my friend from their own perspective, their own point of view, their own standpoint or viewpoint. And they did not seek my inner secrets from deep within me, the secrets that keep hiding deep inside of me, deep inside my soul. फिर आगे कहते हैं, my secret is not far away from my lament, but eyes and ears do not have the light to actually sense it. But eyes and ears do not have the light to actually sense it. जो कह रहे हैं ना कि सिर मन अज़ नौले मन दूर नीस्त, लीक चश्म गूश रा आनूर नीस्त. फिर कहते हैं कि थन से जान हो जान से थन मस्तूर नीस्त, लीक खस रा दीद जान दस्तूर नीस्त. The body or the physical appearance or the form is not hidden from the soul, and vice versa, nor the soul is hidden from the body. But seeing the soul is not a usual thing. तो ये निकलसन की रेंडिशन थी, अंग्रेज़ी तर्जमा था रूमी के उन अशार का जो हमने गुज़िश्ता 3 नशिस्तों में पढ़े. अब थोड़ा सा इसी बांसुरी या रूह की आवाज़ को, लेकिन रूह की नहीं, ये अब जब हम अंग्रेज़ी में, जब शेक्सपियर में जो अंग्रेज़ी अदब का सबसे बड़ा आइकॉन है, वहाँ जाके इसको देखते हैं तो वहाँ से हमने कुछ रेफरेंसेस निकाले. एक तशरीह करने वाला अंग्रेज़ी कमेंटेटर या क्रिटिक है, उसकी तहकीक के मुताबिक वो कहते हैं, ऑफ ऑल द ग्रेट इंग्लिश पोएट्स द वन हु हैज़ ऑनर्ड द फ्लूट मोस्ट इज़ शेक्सपियर. कह रहे हैं कि तमाम बड़े जो चोटी के अंग्रेज़ी शुआरा थे, उनमें जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा बांसुरी का अपने वर्क्स में, ड्रामाज में, एक्ट्स में, अपने पोएम्स में ज़िक्र किया है, वो शेक्सपियर. तो इसलिए हमने फिर उसी से एक दो एक्सर्प्स, एक दो इक़्तिबासात आपके सामने रखने हैं. लेकिन अगर आप गौर करेंगे, मैं अभी कोई पहले से कोई नतीजा नहीं निकालना चाहता, लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी के और फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट्स हों, थोड़ा सा भी मेटाफिज़िक्स की तरफ आपका रुझान कभी रहा हो, तो वो जो फ़िलोसॉफ़िकल आंसर्स हैं ना, एज़ टू द नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, जिसके बारे में हमें काफ़ी इशारे जो मेडिवल पीरियड है, इवन के जो ग्रीक पीरियड था उसमें मिलते थे, फिर मेडिवल में, और फिर रेनेसां का जो पीरियड आया मॉडर्न फ़िलासफ़ी का, जिसमें फ़्रेंच और जर्मन प्रिडोमिनेटली आ गए हमारे पास. फ़्रेंच और जर्मन सोशियोलॉजिस्ट या फ़िलासफ़र्स लाइक डिकार्ट या जॉन लूके या डेविड ह्यूम या हेगल. हेगल ने तो एक नया ये स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया ना, जिस पर आगे फिर शोपेनहावर और फ्रेडरिक नीचा और ये सब लोग इसको फिर किसी हद तक टो करते रहे. तो या फिर जो हमारी अब पोस्ट मॉडर्न फ़िलासफ़ी आई है, जिसके दो बड़े नाम हैं, हाइडेगर है और जाक दरेदा है. तो आपको वो आंसर्स नहीं मिलते और वो आपकी तशनगी अपनी जगह रह जाती है शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ने के बाद. और एक अपनी जगह बहुत बेहतर है, लेकिन व्हेन कंपेयर्ड इन जक्सटापोजिशन विद यानी रूमी, आप उसको वीज़ा वी रूमी देखते हैं तो फिर काफ़ी
शैलोनेस की हमें शिकायत मिलती है। और हवाले एक दो पेश कर देता हूँ उनके भी, कम से कम फ्लूट का यानी रीड का, बांसुरी का जिक्र तो आया है शेक्सपियर के यहाँ। शेक्सपियर जिसकी विलादत 1564 ईस्वी में हुई, 1564, और डेथ इसकी 1616 में हुई, 52 ईयर्स इसकी एज थी। इसके दो बड़े प्लेस, एक प्ले हैमलेट, यानी जब हम लोग ओ लेवल्स या ए लेवल्स करते हैं तो उस लेवल पे ही हमको हैमलेट, मैकबेथ, जो इस तरह के जो प्लेज हैं वो तो हमें थोड़े बहुत एवरेज वर्जन या फुल वर्जन्स पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन आगे हम ग्रेजुएशन पे, मास्टर्स पे जो हम बड़े प्लेस देखते हैं, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है या और हैं, तो मैंने वहाँ से भी ले लिया एक एक्सर्प्ट, एक इक्तिबास, और एक पैसेज मैंने यहाँ से लिया है, छोटा सा स्टैंजा हैमलेट में से। तो अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है उसका एक्ट 3 है, सीन 2 है। उसमें एक पूरा एक ड्रामा विद इन ड्रामा, एक प्लॉट विद इन ड्रामा एक चल रहा होता है। तो उसमें एक कैरेक्टर है फ्रांसिस फ्लूट, जो कि एक बेलोज मैंडर है, यानी बेलो यानी एक वो बैग पाइप की तरह एक बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक चर्च इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट सॉर्ट ऑफ, वो भी फ्लूट की तरह ही होता है। उसको आम जबान में उसको भी फ्लूट ही कह सकते हैं, बेलो को। तो बेलो को, जब वो बेलो की ख़राब हो जाए तो उस बेलो के सुर को, उसके पार्ट्स को वो दुरुस्त करता है। बेलोज मैंडर है ये फ्रांसिस फ्लूट। और ये इसका नाम जो ड्रामा में है वो मेटोनिमिकल नेम है इसका, यानी पेशा वराना नेम। मेटोनिमी ये है कि वो उस ड्रामे में या उस एक्ट में जितने भी उस वक्त लोग काम कर रहे हैं, जितने भी मैकेनिकल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ मेमनी या गुजराती या इस तरह की जो कम्युनिटीज़ होती हैं, काठियावाड़ी, उसमें आपने देखा होगा ना, एक आदमी अगर बोतलें बेचता है तो कहते हैं वो अकरम बोतल वाला, या कोई दूसरा आदमी कोई कसाब का काम करता है हजाम का, तो जी वो कैंची वाला या गोश्त वाला या कसाब, गाय वाला, बोतल वाला, सुरमा वाला, लोहे वाला, जो इस तरह के नाम पड़ जाते हैं ना किसी प्रोफेशन से, ट्रेड से मुतल्लिक, तो इन्हीं को कहा जाता है मेटोनिमी। तो ये इसका मेटोनॉमिकल नेम है फ्रांसिस फ्लूट। और ये इसको फिर उस ख़ास कैरेक्टर में जिसमें थीसियस की शादी होने वाली होती है। थीसियस एक हेरोइक किस्म का ड्यूक ऑफ एथेंस है, यानी यूनान का राजा कह लें, यूनान का शहज़ादा कह लें, और उसकी शादी होने वाली होती है हिपोलिता से, जो क्वीन ऑफ अमेज़ॉन्स है, क्वीन ऑफ अमेज़ॉन है। तो उस वहाँ पे एक स्टेज सेट होता है जहाँ पे एमेचर और इनकॉम्पिटेंट किस्म के एक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें एक फ्रांसिस फ्लूट जो है वो दिसबी या थीसबी का एक रोल करता है, फीमेल रोल। ये फीमेल अटायर एक गेटअप बनाता है और एक औरत का एक रूप धार के जो है ये फ्लूट प्लेयर या म्यूज़िक प्लेयर होता है, जो बेलोज मैंडर होता है और थोड़ा बहुत प्ले भी कर रहा होता है। लेकिन चूँकि एमेचर होते हैं तो इनसे इतनी अच्छा अपने अपने रोल्स में इतना अच्छा ये लोग काम नहीं करते। तो थीसियस की हिपोलिता के साथ, यानी जो क्वीन ऑफ अमेज़ॉन है, उसके साथ शादी होती है एथेंस के, यूनान के राजे की, और उसमें एक फ्रांसिस फ्लूट के नाम से एक कैरेक्टर है। तो ये एक हमें एक अकरेंस या इंस्टेंस मिलती है शेक्सपियर के शोरा आफाक नावल अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो उसने 1595 यानी 1595 से 1596 के इन 2 सालों के दौरान लिखा था। और फिर एक दूसरी हमें एक इसकी इलस्ट्रेशन मिलती है इसके दूसरे प्ले में, जो कि है हैमलेट। और हैमलेट में आपको पता है बहुत मारूफ प्ले है। उसमें ये हैमलेट जो है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क होता है। उसका भी इत्तेफाक से, कोइंसिडेंटली, उसका भी एक्ट 3 और सीन 2 है, जिसमें ये फ्लूट का जिक्र आया है। इसके मैं थोड़ी सी लाइंस आपको सुना लेता हूँ। हैमलेट जो है वो, उसके बारे में कहा गया कि हैमलेट बिलीव्स दैट गिल्डनस्टर्न इज़ ट्राइंग टू, जो इसका अब विलन है गिल्डनस्टर्न, वो उसका कॉलेज का ज़माने तालिब का दोस्त भी रह चुका था, इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट हिम, यानी हैमलेट, into talking about his behavior. यानी this metaphor, यानी flute, symbolizes Hamlet as a pipe that is trying to be played by someone who cannot play the pipe.
यानी इसमें एक साजिश, एक प्लॉट, एक कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है कि हैमलेट को शक बल्कि यकीन की हद तक हो जाता है उसको कि ये जो गिल्डनस्टर्न है ये उसके ख़िलाफ़ कुछ दोस्तों के साथ मिलके साजिश कर रहा है, और ये जो किंग ऑफ डेनमार्क है जिसका नाम है किंग क्लॉडियस, उसके साथ मिलके जो प्ले में आया ना कि रिपोर्टिंग ऑन हिम टू द किंग विच इज़ ऑफ कोर्स हिज फादर और अंकल। उसका एक मशहूर डायलॉग भी है, यू मैरिड माई अंकल माई फादर्स ब्रदर। तो खैर बहरहाल तो वो किंग क्लॉडियस के लिए जासूसी कर रहा है हैमलेट की। अब इनके दरमियान एक ख़ास मौके पे आके जब वो पूरी बात को पा लेता है तो अब इसको इसके मुंह से निकलवाना चाहता है। तो अब यहाँ पे आके हैमलेट कहता है, अब उस हैमलेट की लाइंस हैं और उसके फिर बिलमुकाबिल में आपको गिल्डनस्टर्न की लाइन भी सुनाता हूँ। तो हैमलेट कहता है, आई डू नॉट वेल अंडरस्टैंड दैट, आई डू नॉट वेल अंडरस्टैंड दैट। कोई पीछे बात हुई है तो आगे कहते हैं, विल यू प्ले अपॉन दिस पाइप, यानी बांसुरी उसके हाथ में, वो उसको देता है, कहता है क्या तुम ये पाइप मेरे लिए बजाओगे। तो आगे से गिल्डनस्टर्न कहता है, माय लॉर्ड आई कैन नॉट, मैं तो पाइप या बांसुरी नहीं बजा सकता। अब हैमलेट इसरार करता है, आई प्रे यू, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ। आगे से गिल्डनस्टर्न जवाब देते, बिलीव मी आई कैन नॉट, अरे आप यकीन करें मुझे, मैं नहीं बजा सकता। फिर वो कहता है हैमलेट, आई डू बिसीच यू, कह रहे मैं बहुत पुरदर्द पुरजोर इल्तिमास करता हूँ तुमसे, खुदा के वास्ते जो है ना मेरे लिए इस पाइप को बजाओ तो सही। अब वो आगे से कहता है, आई नो नो टच ऑफ इट माई लॉर्ड, कह रहा मुझे तो इसकी अलिफ बेते ही नहीं आती, सरे मुंह मुझे इसका इल्म नहीं है, इस फ़न का, इस मौसीकी का, इस मौसीकी के आले का, बिल्कुल नहीं बजा सकता। अब हैमलेट इसको एक्सपोज करता है। तो अब हैमलेट क्या बोलता है आगे से, कहता है, इट इज़ एज ईजी एज लाइंग, कह रहा है ये झूठ बोलने से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है बांसुरी बजाना, ये उतना ही आसान है जितना तुम यानी गिल्डनस्टर्न जैसे लोग झूठ बोल लेते हो। झूठ बोलने में भी मुंह का और मुंह की फूंक का और आवाज़ का ही इस्तेमाल है ना, इस पाइप में ये फूंक का और आवाज़ का ही इस्तेमाल है। व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द बिग डील, इट्स एज ईजी एज लाइंग। आगे कहता है, गवर्न दीज वेंटेजेस, कह रहे कंट्रोल करो इन सुराखों को, इसके जो ऊपर सुराख हैं, विद योर फिंगर्स एंड थम, अपने इस अंगूठे और उंगलियों से इसको आवाज़ के ज़ीरो बम को कंट्रोल करो। गिव इट ब्रेथ विद योर माउथ, मुंह से फूंक मारो इस पाइप में, एंड इट विल डिस्कोर्स मोस्ट इलोक्वेंट म्यूजिक। कहता है जब तुम इसमें फूंक मारोगे, इस पर उंगलियां रख के इस तरीके से, तो बड़े नफीस, बड़े मधुर किस्म के, मशहूर कुन किस्म के इसमें से सुर ताल निकलेंगे, ऐसे म्यूजिक, ऐसा सुर छेड़ेगा ये, तुम करके तो देखो। यानी वो इसको बरंगेख्ता कर रहा है कि मैं तेरे राज तक पहुंच चुका हूं कि तू मुझे एक बांसुरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है और मेरे अंदर से राजों को निकलवाना चाह रहा है। अब ये अपनी बता रहा है कि मैं प्रिकॉशन इख्तियार कर चुका हूँ। यू वुड सीम टू नो माई स्टॉप्स, कह रहे जब तुम इसको बजाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ आवाज़ निकलती नहीं है, बल्कि इसमें बाज़ जगहों पे आवाज़ बंद भी हो जाती है। ये सुर सिर्फ निकालता नहीं है, बल्कि सुर को रोकने के भी इसमें बाज़ इसमें प्रोविजंस हैं। तो तुम अगर मुझे इस्तेमाल कर रहे हो बांसुरी की तरह, तो बांसुरी खामोश होना भी जानती है, उसके अंदर खामोश होने की प्रॉपर्टी है, जैसे कि गाने की प्रॉपर्टी है। तो तुम ये ना समझ लो कि मैं गा गा के सारे ही अपने राज उगल दूंगा। अब अगर आप गौर करें इन दोनों मिसालों से, जो फ्रांसिस फ्लूट था और जो ये हैमलेट के अंदर जो इसने उसकी अंदर से, तो बड़ी मंडेन किस्म की, सुपरफिशियल किस्म की वो है, कोई ऐसी ख़ास इसमें डेप्थ नहीं नज़र आई। यानी इल्म में, मुताले में जो दो चीज़ें होती हैं ना, एक उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी उसका एक्सपेंस कितना है, उसका तूल और अर्ज़ कितना है, और एक उसकी डेप्थ होती है, गहराई, उमुक कितना है। तो अमीक इल्म नहीं नज़र आ रहा शेक्सपियर का। लेंथ एंड ब्रेड्थ तो ज़रूर नज़र आ रही है कि कई सारे सीन्स क्रिएट किए हुए हैं, कई सारे मिसालें, और इन मिसालों से कुछ अंदर कुछ न्यूआंसेस भी हैं, स्लाइडर शेड्स एंड वेरिएशंस के मीनिंग हैं उसमें। लेकिन जितनी मीनिंगफुल और जितनी इंसाइटफुल रूमी की टीचिंग्स हैं, तो वो बाय फार
एक्सेल करता है, वे बियॉन्ड जाता है और कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसा कि हमारे क़िबला हज़रत साहब ख्वाजा अबुल खैर साहब फरमाते हैं कि जब हम तुर्की गए कोनिया में रूमी के मज़ार पर, तो वहाँ बसों की बसें आई हुई थी यूरोपियन टूरिस्ट्स की। हमने उनसे जो पूछा किस लिए आए हो, तो वो कह रहे हैं कि हम तो रूमी को ज़ियारत करने और रूमी की टीचिंग से शनासाई हासिल करने आए। पूछा गया कि भाई तुम्हारे भी बड़ा रिच कुछ हेरिटेज है, कुछ कल्चर है, तो यहाँ क्या लेने आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो जो हम तो रूमी को सब कुछ समझते थे, लेकिन वो रूमी का तो बाप निकला जब हमने मसनवी को पढ़ा। तो रूमी हम तो शेक्सपियर को सब कुछ समझते थे, जब रूमी को पढ़ा तो वो तो शेक्सपियर का बाप निकला। और शेक्सपियर का सारा काम जो है वो रूमी के काम के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो ये अंग्रेज़ों ने जब दोनों को जक्सटापोज वीज़ावी कंपैरेटिव स्टडी किया, तो ये उन्होंने इसका नतीजा निकाला और थोड़ा सा हमने आपके सामने इसका एक तज्ज़िया और एक एनालिसिस पेश किया था। तो अगर आपको किसी बात से इत्तेफाक ना हो तो बहरहाल आपके लिए तहकीक के रास्ते खुले हैं। और ये एक तहकीक है, आरा है, इस पर इख्तिलाफ रहता है और गहराई अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को अता की होती है, शरह सदर, तो वो अल्लाह की एक देन है। और कहीं से भी हिकमत मिले वो हमें वहाँ से ले लेनी चाहिए। अल हिकमत दौलतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। तो जहाँ से भी जिस कल्चर से भी मिले वो उसको लेने में कभी कबाहत महसूस नहीं करता। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म और उस पर अच्छा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।